हेलो क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं हमारा। पीजीबीपी हम लोग लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम कैपिटल गेन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश तो हमारी हमेशा कामयाब होती है। जैसे कि हमने पीजीबीपी 3 दिन में ख़त्म किया था, कैपिटल गेन भी आज ही 1 दिन में हम लोग क्लोज करेंगे। चाय कॉफ़ी का कोई ब्रेक नहीं लेंगे, फटाफट मैराथन है तो दौड़ते दौड़ते चैप्टर को कंप्लीट करना है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे चार्जिंग सेक्शन से। जैसे कि हम हर एक चैप्टर की शुरुआत में चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं, राइट। जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है वो हमें ये बताता है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो अंडर दिस हेड टैक्सेबल होने वाली है, राइट। चलिए इसका चार्जिंग सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 45। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 45। सैलरी में भी आपने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, पीजीबीपी में भी पढ़ा था, राइट। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब जगह हमने पहले चार्जिंग सेक्शन पढ़ा है, उसके बाद हम आगे की बात करके चले हैं। चार्जिंग सेक्शन आपसे कह रहा है इनकम विल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ एनी प्रॉफिट और गेन। देखिए ज़रा, यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है? प्रॉफिट और गेन की। यही बात कहाँ हो रही थी? पीजीबीपी में। पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा पढ़ा था? सेक्शन नंबर 28, राइट। पीजीबीपी अराइजिंग फ्रॉम, देखिए 3 बेसिक कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी है, तभी हम उससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड गेन को कहाँ टैक्सेबल करेंगे? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल करेंगे। सबसे पहली शर्त क्या है? ट्रांसफ़र होना चाहिए। किसका ट्रांसफ़र होना चाहिए? कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए। ट्रांसफ़र होना चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए। शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफ़र टुक प्लेस। उस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। ट्रांसफ़र होना चाहिए, कैपिटल एसेट का होना चाहिए, उस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ है, राइट। चलिए ये तो हमने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई है, ट्रांसफ़र और कैपिटल एसेट। इन दोनों टर्म्स की मीनिंग भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आपकी मैं डलवा देती हूँ। किसके ऊपर? परफॉर्मा के ऊपर। जैसे ही हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला काम है चार्जिंग सेक्शन पढ़ना और दूसरा काम है कैसे हमें कंप्यूटेशन करनी है वो पढ़ना, राइट। इस ही फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके अलावा और कोई सा फॉर्मेट यूज़ नहीं करना है। यही सीक्वेंस होना चाहिए, इसी तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा, पूरे कैपिटल गेन में हम 2 तरीके के कैपिटल गेन की बात करेंगे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। इन 2 के अलावा तीसरा कोई भी कैपिटल गेन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म। छोटा है तो छोटे को पहले रखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में ग्रॉस सेल कंसीडरेशन सबसे पहले लिया जाएगा। इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑल्सो वी विल टेक फर्स्ट ग्रॉस सेल कंसीडरेशन, ठीक है। इसमें से हम लेस करेंगे expenditure incurred wholly or exclusively in connection with such transfer, for example brokerage or on sale, ठीक है। उसे आप लेस कर देंगे। एसटीटी आप पेड करते हैं वो आपको यहाँ पर अलाउड नहीं होता है एज अ डिडक्शन। ये लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम बार बार एसटीटी पेड और नॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेड और नॉट की कंडीशंस चेक करना एक अलग बात है, लेकिन अगर पेमेंट भी आपने एसटीटी का किया है तो दिस इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि यहाँ पर डिडक्टेबल नहीं है, ठीक है। इससे आपका नेट सेल कंसीडरेशन आता है, जिसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उससे जुड़े हुए खर्चे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसे कहते हैं हम ज़रूर पढ़ेंगे चैप्टर में। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे लेस करेंगे, जिससे कैलकुलेट होकर निकलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस एज द सिचुएशन, ठीक है। इसमें से हमें 2 एग्जाम्पशंस अलाउड है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, 54B और D, उन्हें लेस कर लेंगे तो नेट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होना है वो निकलेगा। उसके ऊपर टैक्स कैसे लगना है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ज़रा सब्र करिए, सब्र का फल कैसा होता है? मीठा होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखिए ज़रा, अगेन वही सेल कंसिडरेशन लेना है, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन लेना है, उसमें से लेस करना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली। सेम अभी तक तो नेट सेल कंसिडरेशन निकलेगा। उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ हम जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। क्या होता है चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लेते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट।
जिससे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है। उसमें से हम 54, 54B, D, E, C, EE, F इन सब की एग्जाम्पशंस लेस करते हैं अगर कोई एप्लीकेबल है तो, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाता है जो कि चार्जेबल होना है। ऑलराइट, अब देखिए ज़रा, ये हमने परफॉर्मा पढ़ लिया, चार्जिंग सेक्शन पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ते हैं कैपिटल एसेट किसको कहते हैं। देखिए, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि आपको मैं ABCD से पढ़ाना शुरू करूं, लेकिन फिर भी रिवीजन क्लास है इसलिए मैं क्विकली आपको इन टर्म्स का थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगी। बाकी हम मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करके चलेंगे, राइट। चलिए, कैपिटल एसेट के बारे में बात करते हैं। तो कैपिटल एसेट को दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। सेक्शन नंबर 2 का सबसेक्शन 14 में, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन SSE वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि ये फर्क कब पड़ता है, जब इनकम फ्रॉम PJBP हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तब वो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। यहाँ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। दो चीजें आ रही है, एक तो प्रॉपर्टी, एक क्या आ रही है, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ FII which has invested in such securities as per SEBI regulations, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। तो कोई भी प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल एसेट होगी, लेकिन ये 5 उसके एक्सक्लूजन्स हैं। स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड किधर जाता है, PJBP में। कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, राइट। पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट्स में ये नीचे वाले जो 5 है वो एक्सक्लूजन है, मतलब ये इसके एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन के एक्सक्लूजन है, मतलब ये हमारे क्या माने जाएंगे, एसेट माने जाएंगे। क्या, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। दीज आर हेंस कैपिटल एसेट। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन के एक्सेप्शन है, राइट। मतलब इनके अलावा बाकी सारे पर्सनल इफेक्ट्स जो है आपके वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन ये 5 कैपिटल एसेट है। ओके, आ गई बात समझ में। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स 1977, ये सब आपको एक बार के लिए पढ़ लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है, समझने वाली चीज़ नहीं है। अब मैं बात करके चलती हूँ रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको कहते हैं। पॉपुलेशन अप टू 4 times 9, होल ऑफ लैंड इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज़्यादा है या बराबर है और 1 लाख तक है, 1 लाख तक का मतलब होता है अप टू 1 लाख का मतलब होता है 1 लाख तक, उसमें 1 लाख भी इंक्लूडेड है, राइट, ठीक है। तो उससे बाद का 2 किलोमीटर तक का एरिया क्या है, अर्बन, और उसके बाद में जो भी एरिया है वो सारा रूरल एरिया है। और पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम है तो अप टू 6 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन और उसके आगे रूरल। 10 लाख तक की पॉपुलेशन अगर है तो 8 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन और उसके बाद में एरिया कौन सा आ जाता है, रूरल, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। देखिए ज़रा ध्यान से, अभी हम क्या समझ रहे हैं, कैपिटल एसेट समझ रहे हैं, ठीक है। कैपिटल एसेट में ही रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी जिसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अब मैं आपको बता रही हूँ पीरियड ऑफ होल्डिंग। हमारा STCG और LTCG किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम STCG और LTCG के बारे में बात करने की बजाय STCA और LTCA के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से आपको LTCG होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से आपको STCG होगा, राइट। चलिए, कोई भी एसेट अगर अप टू 12 मंथ्स तक होल्ड की गई है तो वो क्या कहलाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। कौन कौन सी, लिस्टेड सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, ZCB, UTI यूनिट्स, ठीक है। लेकिन इन केवल ये 4 के केस में ही अप टू 12 मंथ्स है, बाकी सबके केस में बाकी के केस में 24 मंथ्स है। अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, इनके केस में 24 मंथ्स तक अगर होल्ड किया है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाती है। और अगर आपने यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड और अदर कैपिटल एसेट, मतलब जो ऊपर 2 जगह डिफाइन नहीं हुई है, 36 मंथ्स तक होल्ड की है आपने, तो आपकी वो क्या बनती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिए, 4 चीज़ें हमने कहाँ ली अप टू 12 मंथ्स तक। क्या क्या, लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे वो डेट हो।
म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, लेकिन कौन सी वाली? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की। ZCB जीरो कूपन बॉन्ड्स, UTI यूनिट्स, ये चारों के चारों हमारे अप टू 12 मंथ्स क्या है? STCA, और 12 मंथ्स जैसे ही क्रॉस हो जाएंगे ये बन जाएंगी LTCA, राइट। इसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स, इन दोनों के केस में अप टू 12 मंथ्स तक ये क्या है? STCA। 12 मंथ्स को क्रॉस करते ही ये क्या बन जाएंगी? LTCA। 4 वो 2 ये, इन 6 के अलावा बाकी सारी कैपिटल एसेट और यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड ये हमारे 36 मंथ तक क्या रहती हैं? STCA, और उसके बाद क्या बनती है? LTCA बनती है, राइट। पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ लिक्विडेशन इज टेकन अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन एंड नॉट टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। ओके, अब देखिए जरा, अभी हम स्टिल कहाँ पर हैं? चार्जिंग सेक्शन के पास में ही हैं। कैपिटल एसेट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, पीरियड ऑफ होल्डिंग हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर की डेफिनेशन को। चलिए आ जाइए फटाफट। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 47 ने ट्रांसफर को डिफाइन किया है। ट्रांसफर में क्या क्या इंक्लूडेड है देखिए जरा। सेल, एक्सचेंज और रिलिंग्विशमेंट ऑफ द एसेट। रिलिंग्विशमेंट का क्या मतलब होता है? उसका टाइटल छोड़ देना। द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, ठीक है। द कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जिसमें एसेट आपकी पहले कैपिटल एसेट होती है और उसके बाद में उसको स्टॉक इन ट्रेड में हम बदल देते हैं तो वो PJBP का पार्ट बन जाती है। तो इस केस में हमने ऑलरेडी PJBP में इसके ट्रीटमेंट्स पढ़े थे, यहाँ और पढ़ेंगे, ठीक है। द मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स और कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। एनी ट्रांजेक्शन अलाउइंग possession of any immovable property in part performance of a contract to in section 53A of transfer of properties act 1882 section 247 2 subsection 47, ठीक है। ये सब हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसफर में इनको इंक्लूड किया गया है। ट्रांसफर में किससे शामिल नहीं किया गया ये आपका होमवर्क है, इसे आप फटाफट से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे एक पेज मिसिंग हो गया है, आई विल प्रोवाइड इट। चलिए उसके बाद देखिए जरा, ये आपको एक इंडेक्स की टेबल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपको सिर्फ ये वाला इंडेक्सेशन याद रखना है, ये वाला इंडेक्सेशन याद रखना है, और एक आपको अपना बेस ईयर याद रखना है कि वो चेंज होके 2001-2 हो गया है और वो 100 है, वहाँ पे 100 है। ये 3 आपको याद रखने हैं, बाकी आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में गिवन होंगे। वैसे ये भी गिवन होंगे, लेकिन फिर भी आपको करंट के पता होने चाहिए। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मेंशन किया हुआ है, असेसमेंट ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है। 23-24 के लिए 348 हमारा इंडेक्सेशन है, ठीक है। चलिए, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल, कब अवेलेबल नहीं है? पहली बात तो अगर हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो हम इंडेक्सेशन की बात ही नहीं करते हैं, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में ही बात करते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में भी कब कब अवेलेबल नहीं है देखिए ज़रा। डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हम WDV, देखिए मैं आपको PJBP से बार बार लिंक कराऊंगी, क्योंकि अब आप 3 हेड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड PJBP। आधा आपने इनकम टैक्स पढ़ लिया है, तो अब आपके पास उतना ही ज्ञान है जितना मेरे पास है, ठीक है। तो हम मिलजुल के अब कैपिटल गेन को कंप्लीट करेंगे। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमने PJBP में पढ़ा था कि हम WDV, ब्लॉक ऑफ एसेट वाले कॉन्सेप्ट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट के केस में ऑलवेज क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही मानी जाती है, लॉन्ग टर्म नहीं मानी जाती है। आई रिपीट, ब्लॉक ऑफ एसेट के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही रहती है, लॉन्ग टर्म नहीं रहती है। दैट्स वाई आप डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन किससे लगा रहे हैं? SLM बेसिस पे लगा रहे हैं, किसमें? पावर जनरेटिंग यूनिट के केस में, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारी ब्लॉक ऑफ एसेट वाला
कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी हो सकती है। ओके ओके। स्लम सेल के केस में भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑन बॉन्ड और डिवेंचर बट अदर देन कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड, देखिए जरा नाम से देखिए, जो कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड है उनके ऊपर तो इंडेक्सेशन मिलेगा, जो नहीं उनके अलावा बॉन्ड्स और डिवेंचर्स हैं उनके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। To an R non-resident who has acquired shares debenture in an Indian company by utilizing convertible foreign exchange, LTCG chargeable under section 112A। मैडम ये क्या आ गया, बिल्कुल पढ़ेंगे at the end of chapter, हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे, राइट। LTCG जो कि 112A में चार्जेबल है, अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। चले आगे, चलिए मैडम, अब देखिए कुछ जगह ऐसी है यहाँ पर जहाँ हम ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, देखिए बेसिकली अभी हम कहाँ हैं, चार्जिंग सेक्शन पे हैं। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कैपिटल एसेट कौन सी होती है वो पढ़ी, फिर हमने ट्रांसफर क्या होता है वो पढ़ा, पीरियड ऑफ होल्डिंग पढ़ा हमने, राइट। पीरियड ऑफ होल्डिंग पढ़ने के बाद हमने इंडेक्सेशन की टेबल देखी, किसके ऊपर इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा वो देखा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था कि कैपिटल गेन उस ईयर में चार्जेबल होगा जिस ईयर में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। कौन सी ईयर में होगा, जिस ईयर में ट्रांसफर किया गया है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जब आपका जो ईयर ऑफ टैक्सेबल है, कैपिटल गेन टैक्सेबल होने का ईयर है, वो डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए आपके अलग अलग सेक्शंस मेंशन किए हुए हैं। यहाँ मैंने एक टेबल में आपको वो सेक्शंस प्रोवाइड कराए हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 45 1A, सब सेक्शन 1A, मनी और एसेट रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस ड्यू टू डैमेज, ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, एग्जाम्पल फ्लड। देखिए जरा, आपकी कोई एसेट है, वो एसेट बाढ़ आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, बरसात तेज हो गई, उसकी वजह से क्या हो गई, डैमेज हो गई या उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, तो आपने क्या करवा रखा था, इस एसेट का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इसका आपको क्या मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिला। अब ये एसेट जिस ईयर में आपकी डिस्ट्रॉय हुई और ये इंश्योरेंस का क्लेम जिस ईयर में मिला, बोथ आर डिफरेंट मान लेते हैं। तो टैक्सेबल इवेंट कौन सा होगा, जब आपको ये एसेट के बदले इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, रिसीट ऑफ मनी और अदर एसेट, या तो पैसा मिलेगा या अदर एसेट मिलेगी। तो ये किस ईयर में टैक्सेबल होगा, जब टैक्सेबल इवेंट होगा तभी होगा जिस ईयर में इंश्योरेंस कंपनी से पैसा या दूसरी एसेट मिली, उस ईयर में ये टैक्सेबल होगा। कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा, वैल्यू ऑफ मनी, जो अगर आपको देखिए जरा, या तो आपको क्या मिला है, मनी मिली है या दूसरी एसेट मिली है। अगर मनी मिली है तो ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर दूसरी एसेट मिली है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट, इनको आप क्या मान लेंगे, सेल कॉन्सिडरेशन मान लेंगे, एंड देन आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1B, रिसीट अंडर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप जिसे हम कहते हैं, विथ प्रीमियम पेएबल, अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी, और एग्रीगेट प्रीमियम इज मोर देन 2,50,000 फॉर यूलिप्स इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021। तो जब अमाउंट रिसीव हुआ है, जिस ईयर में रिसीव हुआ है, उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर बाय कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट, देखिए मैं बार बार बोल रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खतरा है यहाँ पर, इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ट्रांसफर बाय कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द टैक्स पेयर, पहले उसकी कैपिटल एसेट थी, बाद में उसका मन बना कि मैं तो इसे पीजीबीपी के लिए यूज में लूँगा, मैं तो इसे स्टॉक एज अ स्टॉक होल्ड करूँगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, कन्वर्जन एज स्टॉक इन ट्रेड। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, ये तो क्या होगा, टैक्सेबल इवेंट, ठीक है। जिस ईयर में, फॉर द इंटरप्शन, जिस ईयर में, द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, जिस ईयर में, ध्यान से समझिएगा, जिस ईयर में उस स्टॉक इन ट्रेड को बेचा जाए या फिर उसे और ट्रांसफर किया जाए, उस ईयर में
ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जब कन्वर्जन किया जाएगा तब टैक्सेबल नहीं होगा, जब बेचा जाएगा ना तब टैक्सेबल होगा। इस सिचुएशन में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन विच डेट ऑफ कन्वर्जन जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, सेल कंसिडरेशन बन जाएगी, और उस हिसाब से आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना रहेगा। आई क्या बात समझ में? देखिए ज़रा क्या सिचुएशन है। आपने आज कन्वर्जन किया, जिस डेट पर कन्वर्जन किया, डेट ऑफ कन्वर्जन, ये डेट के ऊपर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है ये बनेगी सेल कंसिडरेशन, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट है वो जो एज इट इज रहती है उसके हिसाब से हम निकालेंगे STCG। जितने में वास्तव में ये बिकी है सेल कंसिडरेशन माइनस जो हमारा यहाँ का फेयर मार्केट वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट की वैल्यू मानी जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस आपका PJBP में टैक्सेबल होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड ऑल। ठीक है, लेकिन ये यहाँ की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें से आपको इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट लेस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपका टैक्सेबल होगा एज कैपिटल गेन। लेकिन कब? जब इस कन्वर्जन वाली एसेट को आप बेचेंगे, राइट। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेट फॉर्म, बेनिफिशियल ऑनर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज चार्जेबल टू टैक्स। फीफो मेथड आपको अपनाना है, फीफो मेथड ही आपको अकाउंट वाइज आपको अपनाना है, राइट। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड है कि कौन से ईयर में टैक्सेबिलिटी होनी है। देखिए ज़रा, सेक्शन नंबर 45 का सबसेक्शन 3 है, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन टू अ फर्म और अदर। आप कोई कैपिटल एसेट किसी फर्म, AOP, BOI को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने ये ट्रांसफ़र किया है वो प्रीवियस ईयर में आपको इसे टैक्सेबल करना है, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो और जो फर्म ने उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस अमाउंट पर बुक किया है वही अमाउंट उसका क्या मान लिया जाएगा, कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया जाता है किसी कैपिटल एसेट का, जिस ईयर में अगेंस्ट कंपल्सरी एक्विजिशन आपको कंसिडरेशन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फिर पूरा कंसिडरेशन जिस ईयर में रिसीव हुआ है उस ईयर में कैपिटल गेन आपको टैक्सेबल करना है। ठीक है, चलिए। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ बाय एन इंडिविजुअल और HF हु एंटर्स इनटू अ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट के बदले आपने ट्रांसफर किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड ही डज नॉट ट्रांसफर हिज शेयर इन प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो उस सिचुएशन में जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा उस दिन आपको इसे टैक्सेबल करना है। ठीक है, चलिए, ये छोटे छोटे से आपके क्या थे, सेक्शंस थे। अब एक दूसरा सेक्शन आता है, सेक्शन 45(5) जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। क्या होता है साहब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में? आपके पास में एक मकान है, बिल्डर आया, बिल्डर ने कहा कि साहब आपका ये जो मकान है वो मुझे बेच दो, इसके बदले मैं आपको कुछ पैसा दूंगा और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक टावर बनाऊंगा और उसमें 2 फ्लैट भी आपको दे दूंगा। ये क्या है आपका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जिसमें लैंड आपकी है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बिल्डर कर रहा है, आपको उसके बदले पैसा भी दे रहा है, फ्लैट भी दे रहा है, क्या ही बुराई है। ठीक है, तो इसमें कैश और एनी अदर मोड से आपको पैसा मिल सकता है। सेक्शन 45(5) जो यहाँ हमने पढ़ा उसी को इलेबोरेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इंडिविजुअल HOF जो कि किसी स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में आते हैं, किसके? जॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। मैंने बताया टावर बना रहे हैं। Is the individual HOF transferring his share in project after the date of issuance of completion certificate? 2 सिचुएशन बनती है कि आपने अपना जो प्लॉट है, ठीक है, एक तो ये बनती है कि आपने उसको टावर बनाने की परमिशन दे दी, आपका ये एग्रीमेंट हो गया कि लैंड मेरी रहेगी लेकिन टावर तू बना ले इसके ऊपर। ठीक है, एक क्या हो गया कि साहब जैसे ही तेरा टावर बन जाएगा तो मुझे 2 फ्लैट दे देना उसमें, और मैं तुझे इसका जो शेयर है वो भी ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, अगर शेयर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो सिचुएशन इधर की तरफ जाएगी, अगर शेयर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है तो देखिए, इज द इंडिविजुअल HOF ट्रांसफरिंग हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यस, अगर पहले ट्रांसफ़र कर देता है शेयर, ठीक है, इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले ही, टावर के कंप्लीट होने से पहले ही अगर ट्रांसफ़र कर देता है तो कैपिटल गेन कब होगा? प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर टू द डेवलपर। जिस दिन ये प्रॉपर्टी क्या कर दी गई? हैंड ओवर कर दी गई इसके डेवलपर को, उसी ईयर में आप क्या कर लेंगे साहब?
इसका कैपिटल गेन टैक्सेबल कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये आप इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उस सिचुएशन में जिस दिन आपको, जिस ईयर में आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला है, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, उस ईयर में आप इस प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन को टैक्सेबल करेंगे, राइट, ठीक है। अमाउंट क्या होगा साहब, देखिए ट्रांसफ़र करने का, देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट of actual handover or actual consideration whichever is higher। इस दिन, जिस दिन प्रॉपर्टी हैंडओवर की गई थी, क्योंकि हमने कंप्लीशन से पहले हैंडओवर कर दी, इस दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और एक्चुअल में बिल्डर ने जो कंसिडरेशन दिया है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका क्या माना जाएगा, सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 50C। इसे हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे सेक्शन 50C को, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में हैंडओवर किया है तो उस सिचुएशन में जो SDV ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस जो कंसिडरेशन मिला वो आपका क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा एज पर सेक्शन 45(5)। यहाँ 50C एप्लीकेबल होना है या 45(5)(a) एप्लीकेबल होना है। दिमाग में कुछ घुसा नहीं घुसा मैडम? देखिए बात ऐसी है कि आपकी एक लैंड है, बिल्डर आपके पास आया, उसने आपसे ये कहा कि साहब देखिए हम आपकी लैंड के ऊपर मकान बनाना चाहते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, इसे हम कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। लैंड इसकी बना ये रहा है, दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। अब इस लैंड के बदले बिल्डर इनको मान लो 5 करोड़ दे रहा है और साथ में 2 फ्लैट दे रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए मैं ही हूँ, मिस शुभम को, ठीक है। अब क्या है ना साहब, मिस शुभम ने शर्त ये रखी कि भाई साहब जिस दिन तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा मुझे तुम 2 फ्लैट दे दोगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाएगा, उस दिन मैं तुम्हें इसका क्या करूँगी, हैंडओवर करूँगी, इसका आपको राइट दूंगी, इसका शेयर आपको ट्रांसफ़र करूँगी। अगर ये है तो मेरा सेक्शन नंबर 45(5)(a) एप्लीकेबल होगा और इसके हिसाब से मेरा ईयर, प्रीवियस ईयर जिसमें कैपिटल गेन चार्जेबल होना है वो प्रीवियस ईयर होगा जिस ईयर में मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, मतलब बिल्डर को मिल रहा है। और जो मेरा अमाउंट होगा टैक्सेबल वो होगा SDV, ठीक है। जिस दिन सर्टिफिकेट मिला उस दिन की SDV प्लस अगर कैश में कोई कंसिडरेशन मिला है, अगर कोई फ्लैट मिला है तो वो वैल्यू, ये ही 3 मेरी क्या होगी, ये तीनों मिला के मेरा क्या बनेगा, सेल कंसिडरेशन बनेगा। लेकिन अगर मैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ उसको अपना शेयर, प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ उसको उसका शेयर, ठीक है, तो फिर उस सिचुएशन में मेरा सेक्शन नंबर 50C एप्लीकेबल होगा और जिस दिन ट्रांसफ़र किया है उस दिन की SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है इसमें से जो भी हायर होगा वो मेरा क्या मान लिया जाएगा, सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। जिस ईयर में मैंने प्रॉपर्टी हैंडओवर कर दी, शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, उस ईयर में ये कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब आ गई बात समझ में? यस मैडम, थैंक यू सो मच, आखिर आपको समझ में आई। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, देखिए ज़रा कौन से ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी तक मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, सेक्शन नंबर 45 मैंने आपको बताया जो कि चार्जिंग सेक्शन था किसका, कैपिटल गेन का। इसमें हमने ट्रांसफ़र किसे कहेंगे और किसे नहीं ये पढ़ लिया, इसमें हमने कैपिटल एसेट किसे कहते हैं वो पढ़ लिया, इसमें हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग पढ़ लिया, इसमें हमने LTCA कब होगा, STCA कब होगी वो पढ़ लिया, राइट। इसमें हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग के साथ साथ हमने वो भी पढ़ लिया कि कौन से प्रीवियस ईयर में हम कैपिटल गेन को चार्जेबल करेंगे, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हमने पढ़ लिए, राइट। अब हम आते हैं हमारे परफॉर्मर के पास में। अभी तक हमने नेट सेल कंसीडरेशन तक हम नहीं पहुंचे हैं, सेल कंसीडरेशन थोड़ा थोड़ा अभी तक हमने पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं, इसके अलावा हमने इंडेक्सेशन के बारे में भी पढ़ लिया है, इंडेक्सेशन की टेबल भी हमने पढ़ ली है। 23-24 के लिए इंडेक्सेशन 348 है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 2001-2 हमारा बेस ईयर है जिसमें 100 इंडेक्सेशन रखना है, ये भी हमने पढ़ लिया है, राइट।
इतनी सारी बातें हमने 10 मिनट के अंदर अंदर पढ़ी, मजा आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्विजिशन, एसेट को एक्वायर करने के लिए जो मेरी कॉस्ट लगी वो क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मान लीजिए एक प्लॉट है मेरे पास जिसको मैंने बेचा है, जिसके बारे में मुझे कैपिटल गेन की चर्चा करनी है। इसको बेचा है तो मैंने कभी ना कभी तो इसे खरीदा भी होगा। जितने में खरीदा वो मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जनरल लैंग्वेज में तो यही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन हमारा इनकम टैक्स एक्ट हमें जनरल लैंग्वेज में बात करने कहाँ देता है। इफ एंड बट बहुत सारे आ जाते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं उनको हम। इफ कॉस्ट इनकर्ड बिफोर, देखो ध्यान से पढ़िएगा, अगर कॉस्ट 1 अप्रैल 2001 से पहले इनकर की गई है, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी बेची है, मैंने कह रही हूँ लैंड, कोई भी कैपिटल एसेट आपने जो बेची है, अगर वो 1/4/2001 से पहले खरीदी गई थी तो एसएससी के पास ये ऑप्शन है कि वो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और 1 अप्रैल 2001 में उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उन दोनों में से जो भी हायर होगा उसे क्या मान सकता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकता है। मैडम इससे एसएससी को क्या फायदा, देखिए जरा ध्यान से समझिए। मेरे पास जो कैपिटल एसेट है जिसे मैंने बेचा है, अज्यूम करते हैं मैंने 1988 में इसे मात्र 50,000 में खरीदा था। अभी इस एसेट को मैंने 20 लाख में बेचा है। एक बार मैं इंडेक्सेशन की और किसी भी इर्द गिर्द फालतू की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मान लीजिए मैं 1998 की वैल्यू लेती हूँ तो मेरा कैपिटल गेन होता है 9,50,000। मुझे टैक्स किसके ऊपर देना पड़ेगा, 19,50,000 के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अब ये जो प्रोविजन है वो क्या कहता है, 1 अप्रैल 2001 की भी आप वैल्यू चेक कर सकते हो। मान लेते हैं इस टाइम ये वैल्यू बढ़ के हो गई थी 10 लाख, विच एवर इज हायर, 10 लाख इज हायर, देन यहाँ मैं 10 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करूंगी तो कैपिटल गेन कितना बच जाएगा, 10 लाख, और मुझे टैक्स किसके देना पड़ेगा, 10 लाख। पहली बार एक्ट ने एसएससी के बेनिफिट की बात करी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा एक्ट एसएससी और डिपार्टमेंट और दोनों के बीच में बेनिफिट का तालमेल बनाकर ही चलता है। चलिए जरा आई क्या बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है कि कोई भी एसेट अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करी है, देन यू हैव अ ऑप्शन कि आप चाहें तो फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं 1 अप्रैल 2001 की, और जो ओरिजिनल कॉस्ट है इन दोनों में से जो भी हायर है उसे आप ले सकते हैं, और चाहें तो आप अपनी ओरिजिनल कॉस्ट ले लें। ये फुल ऑन आपकी चॉइस है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001 कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने ली है 1/4/2001 को, वो किसी भी कंडीशन में उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर नोट करने हैं। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर बिफोर आफ्टर पासिंग ऑफ टाइटल शैल बी कंसीडर्ड। आपने ट्रांसफर नहीं किया तब तक, ठीक है, जब तक आपने टाइटल पास नहीं किया तब तक उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो आपको अलाउड हो जाएंगे। लीगल एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑन हिज हर हैंड इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन शैल बी कंसीडर्ड। Payment made to cooperative society for getting NOC is considered to be expenses on transfer, ठीक है। ये तीनों आपको और अलाउड हो जाएंगे एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलिए दौड़ के आगे की तरफ चलते हैं, मैराथन चल रही है हमारी। कॉस्ट ऑफ State duty of inherent property shall not be considered as cost of acquisition। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, दोनों में से ही कुछ भी नहीं माना जाएगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी के लिए आपने अगर कुछ एस्टेट ड्यूटी का पेमेंट किया है तो। When at the time of acquisition of land it was agriculture and later on it is being sold after converting into non-agricultural land, then cost of acquisition of agricultural land shall be considered as cost of acquisition, ठीक है। In case of waiver of loan by associate company, अगर वेवर कर दिया जाता है
तो उस वेवर के अमाउंट को आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करना पड़ेगा। फायदे की बात करते हो, कभी तो नुकसान की भी बात करो, ठीक है। कुछ केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग तरीके से कैलकुलेट होगी। वो केसेस क्या हैं? गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड, और राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरियर्स परमिट्स, लूम आर्स। इनके केस में देखिए अलग तरीके से आपको क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। वो अलग तरीका क्या है साहब आपका? एक्विजिशन फ्रॉम प्रीवियस ऑनर। अगर आपने प्रीवियस ऑनर से एसेट एक्वायर करी है, ध्यान से देखिए, तो एक्चुअल परचेज प्राइस जो आपका प्रीवियस ऑनर का है वो आपका क्या बन जाएगा? आपका खुद का प्राइस बन जाएगा। एग्जाम्पल, ए परचेजेस स्टेज कैरियर परमिट फ्रॉम बी फॉर 2 लाख, 2 लाख विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए, ठीक है। जितने में खरीदा उतनी की आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अदर केस, अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट है लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी निल मानी जाएगी, क्योंकि आपने तो ये तो सेल्फ जनरेटेड है, इसकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं हो सकती है। सर्कमस्टांसेस अंडर सेक्शन 49(1)(a) to 7(a)(d), कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ऑनर। अगर आपको प्रीवियस ऑनर से कोई भी एसेट पार्टीशन में मिलती है, आपका HUF का पार्टीशन हो रहा है, गिफ्ट में मिलती है, विल में मिलती है, सक्सेशन में मिलती है, लिक्विडेशन में मिलती है, ट्रांसफर ऑफ ट्रस्ट में मिलती है, तो उस सिचुएशन में गुडविल विथ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1), कॉस्ट इज परचेज प्राइस रिड्यूस्ड बाय द टोटल डेप्रिसिएशन। जो भी एसेट होगी उसका परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू होगी। अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट के बारे में अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी। सेल्फ जनरेटेड एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ही होगी। यहाँ मैंने इसे एक समराइज किया हुआ है टेबल में, इसे आप पढ़िएगा जरूर से। अब देखिए जरा, इन द अबाउ केस वेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 April 2001 इज नॉट अवेलेबल फॉर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये हम बाद में पढ़ेंगे इसको। देखिए जरा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मेन मुद्दा क्या पड़ा कि 1/4/2001 से पहले अगर एक्वायर करिए तो फेयर मार्केट वैल्यू ले सकती हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में स्टैम्प ड्यूटी से ज़्यादा फेयर मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती है। सेल्फ जनरेटेड एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल रहेगी। ये 3 मेन मुद्दे हमने पढ़े। अब बात करेंगे हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि आपने एसेट एक्वायर कर ली और उसके बाद में उसके अंदर कुछ चेंजेस करे, कुछ बदलाव करे, जिससे उसकी क्वालिटी और ज़्यादा निखर के आए, ठीक है। जैसे आपने एक लैंड परचेज करी थी, लैंड परचेज करी 10 लाख रुपीज़ में, उसके बाद में आपने क्या किया, इसमें एक रूम और एक किचन भी बनवा दिया 3 लाख रुपए और लगा के। तो इससे तो मानेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इससे मानेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स एनी एक्सपेंडिचर विच इज कैपिटल इन नेचर, नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटेड टू एन एसेट। इन एनी केस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड 1 April 2001, ध्यान से, इज नॉट अलाउड एज कॉस्ट। वहां आपको फेयर मार्केट वैल्यू चूज करने की परमिशन थी COI में, इसको कंसीडर ही नहीं करना है। इन केस वेयर वी टेक द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ऑनर, cost of improvement incurred by the previous owner is also allowed to be considered provided cost of improvement is incurred on or before 1 April 2001। अगर हम प्रीवियस ऑनर से ले रहे हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अमाउंट प्रीवियस ऑनर वाला ही ले रहे हैं, तो उसने जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया है वो भी लेंगे, चाहे वो 1/4/2001 से पहले का ही क्यों ना हो। बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ पर आता है, तो इसीलिए मैंने स्पेशल नोट यहाँ पर आपको बना के दिया है इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ज़रा, हमने मेजर सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं जो हमारे कंप्यूटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट थे। अब हम इन डेप्थ चले जाएंगे धीरे धीरे। अब हम इन डेप्थ के बारे में बातें करेंगे। अब देखिए, बोनस शेयर और राइट शेयर के केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट के बारे में क्या कहना है। आइए ज़रा, अगर बोनस शेयर आपको 1 April 2001 से पहले दिए गए हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी होगी फेयर मार्केट वैल्यू 1 April 2001 की। यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ बोला गया है कि वही लेना है। अगर इसके बाद दिए गए हैं बोनस शेयर्स तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 0, निल, क्योंकि बोनस शेयर्स है, राइट। ज़्यादा इंडेप्थ में नहीं जाऊंगी। बोनस शेयर किसे कहते हैं, राइट शेयर किसे कहते हैं, मुझे पता है, ज्ञान का सागर है, आपको पूरा अच्छे से पता है। राइट शेयर के बारे में बात करते हैं। अगर देखिए, ध्यान से समझिएगा, ओरिजिनल शेयर्स विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ राइट शेयर्स,
जो ओरिजिनल शेयर हैं उनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो मानी जाएगी जितनी अमाउंट हमने उन शेयर्स को एक्वायर करने के लिए पे किया, और जिस दिन हमें अलॉट हुए थे शेयर उस दिन से हम उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग मानेंगे। राइट एंटाइटलमेंट विच इज रिनाउंस्ड बाय द एसएससी इन फेवर ऑफ अ पर्सन। एसएससी ने अपने राइट शेयर के राइट को छोड़ दिया किसी और बंदे के लिए, तो उस दूसरे बंदे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? निल। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से माना जाएगा? जिस डेट पर कंपनी ने रिनाउंसमेंट को ऑफर किया था। ठीक है। राइट शेयर एक्वायर्ड बाय द एसएससी, एसएससी ने राइट शेयर ले लिए। ऊपर तो बात हुई है ओरिजिनल शेयर की, अब नीचे तीनों कॉलम में बात हो रही है राइट शेयर्स की। ठीक है। राइट शेयर ले लिया एसएससी ने, तो राइट शेयर्स को लेने के लिए जो एक्चुअल में अमाउंट पे किया है वो क्या मान लिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन राइट शेयर मिले हैं वो दिन आपका क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां से काउंट होगी। अब देखिए जरा, एसएससी ने क्या किया? राइट शेयर्स विच आर परचेज्ड बाय द पर्सन इन हुज फेवर द एसएससी हैज रिनाउंस्ड द राइट एंटाइटलमेंट। देखिए जरा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। राइट शेयर क्या होते हैं? आपने किसी कंपनी के ओरिजिनल शेयर्स ले रखे हैं। कई बार कंपनी शेयर्स इशू करती है कि केवल ये कैटेगरी के शेयर होल्डर्स ही हमारे शेयर्स, इन शेयर्स को ले सकते हैं, वो आपके राइट शेयर कहलाते हैं। ठीक है। अब ये इस सिचुएशन में तीन सिचुएशन है, या तो जो शेयर होल्डर है उसने वो राइट शेयर परचेज कर लिए हो, या क्या किया हो, दो सिचुएशन है, या क्या किया हो, परचेज करने की बजाय किसी और बंदे के लिए उसका एंटाइटलमेंट छोड़ दिया हो। अब अगर परचेज कर लिए हैं तो जितने में परचेज किए हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। किसकी? राइट शेयर की। जिस दिन अलॉट हुए हैं उस दिन से पीरियड ऑफ होल्डिंग हम काउंट कर लेंगे। अगर एंटाइटलमेंट छोड़ दिया है तो एसएससी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसने राइट शेयर लिए ही नहीं। पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारी अगेन जिस दिन कंपनी ने ऑफर किया है वहां से लेके राइट छोड़ा है वहां तक की पीरियड ऑफ होल्डिंग मान ली जाएगी। ठीक है। अगर उसकी, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 पॉइंट पे कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। एक तो वो जिसे राइट छोड़ा है, जिसके लिए राइट छोड़ा है, तो राइट अगर मैं अपना राइट किसी एक्स पर्सन को दे रही हूँ तो उसके बदले भी कुछ तो पैसा लूंगी। तो मैंने मान लो 1000 रुपए देके वो राइट छोड़ा, तो मेरे राइट शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? मैंने कुछ पे ही नहीं किया, तो वो जीरो ही रहने वाली है और मेरा ये पूरा ही अमाउंट कैपिटल गेन में लग जाने वाला है। सेम जिसको मिस्टर एक्स को मैंने राइट दिया, तो इसने मान लो 1000 रुपए में उन राइट शेयर्स को लिया, तो जितने में राइट शेयर्स को लिया वो राइट शेयर्स का जो वो वाला जो अमाउंट है हमारा, वो अमाउंट कहलाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किसके लिए? जिसके लिए हमने राइट छोड़ा था। राइट। प्लस इस राइट को एक्वायर करने के लिए मुझे, शुभम को भी तो इसने जो पैसा दिया था, कितना दिया था? 1000 रुपए। ये 1000 रुपए भी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 2000 रुपए। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से होगी? जिस दिन इसको ये राइट शेयर्स अलॉट हुए हैं, उस बेसिस पे आपका एलटीसीजी और एलटीसीई कैलकुलेट होगा। आई क्या बात समझ में? नहीं आई? देखिए जरा ध्यान से समझिए। ओरिजिनल शेयर्स जो हैं इनके बारे में तो हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन अलॉट हुए हैं उस दिन से पीरियड ऑफ होल्डिंग लेनी है, जितने में मैंने लिए उतने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेनी है। राइट। अब इन ओरिजिनल शेयर्स होल्डर्स को जो राइट शेयर दिया गया है उसमें या तो मैं ले लूँ राइट शेयर्स, या फिर मैं किसी और को दिलवा दूँ। ठीक है। अब अगर मैं ले लेती हूँ तो जितने में मैंने लिए वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएंगे। जिस दिन अलॉट हुए मुझे उस दिन से पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैंने मेरे ब्रदर से कहा कि भैया मेरे को नहीं लेने शेयर, तू ले ले, लेकिन उसके बदले मुझे 500 रुपये पर शेयर दे दे, मेरे पास 10 शेयर थे, तो मैंने इससे 5000 रुपये ले लिए। किसने? शुभम ने ले लिए। कितने? 5000 रुपये। तो ये तो मेरा हो गया सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 0, क्योंकि मुझे जो राइट मिला था मैंने उस राइट को बेचा है, उस राइट के लिए मेरी कोई कॉस्ट नहीं लगी, तो ये होगी 0। और मेरा यहाँ पे एलटीसीजी या एसटीसीजी निकलेगा। ये एलटीसीजी होगा या एसटीसीजी होगा ये कैसे डिसाइड होगा? जिस दिन कंपनी ने ऑफर किए थे ये राइट शेयर और जिस दिन मैंने मेरे भाई को ये एंटाइटलमेंट ट्रांसफर किया, ये पीरियड अगर मेरा एसटीसीए बनाता है तो एसटीसीए बनेगा, एलटीसीए बनाता है तो एलटीसीए बनेगा। राइट। अब मेरे ब्रदर के केस में क्या होगा? उसने 5000 तो मुझे दे दिए राइट एक्वायर करने के लिए,
और राइट शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी को भी उसने मान लो 4,000 रुपये दिए, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी? 9,000। इन फ्यूचर वो बेचेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी? 9,000। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से शुरू होगा? जिस दिन कंपनी ने शेयर अलॉट किए, उस दिन से नहीं जिस दिन मैंने राइट छोड़ा, उस दिन से जिस दिन कंपनी ने शेयर अलॉट किए। आगे बात समझ लो, छोटी सी बात है लेकिन थोड़ी मोटी है, ठीक है। बोनस शेयर और राइट शेयर के केस में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट पढ़ चुके हैं। अभी हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट का पार्ट फिनिश। अब हम धीरे धीरे चलेंगे सेल कंसिडरेशन के पार्ट के ऊपर और कैपिटल गेन के पार्ट के ऊपर और उसके एग्जाम्पशन के पास में, ठीक है। वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, सेक्शन नंबर 50C, 50CA एंड 50D। इसके बारे में हम ऑलरेडी कहाँ बात करके आ चुके हैं? थोड़ी सी कहाँ बात की थी हमने? सेक्शन नंबर 50C के बारे में यहाँ बात की थी, राइट। मैंने आपसे कहा था इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने जो वादा किया है उसे मैं ज़रूर निभाऊंगी, बस आप भी अपने वादे को निभाइए। सबसे ज़्यादा स्कोर टीटी में ही होने चाहिए आपके। चलिए, सेक्शन नंबर 50C को पढ़ेंगे सबसे पहले। इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम 3 सेक्शंस पढ़ेंगे, 50C, CA एंड D, ठीक है। डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का क्या मतलब है? जो मेरा सेल कंसिडरेशन है उसके अलावा किसी और वैल्यू को मैं सेल कंसिडरेशन मानूंगी। क्यों मानूंगी? मेरी इच्छा नहीं, एक्ट बोल रहा है इसलिए, ठीक है। एक्ट क्या कहता है साहब? देखिए ध्यान से समझिएगा। इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ध्यान से, अगर आपका जो सेल कंसिडरेशन है ये आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, 2 सिचुएशन बनती हैं। इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड होल और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पेड चेक और बैंक ड्राफ्ट और ECS ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर आपकी एग्रीमेंट की डेट, एसेट ट्रांसफर करने के लिए एग्रीमेंट की डेट और एसेट एक्चुअली ट्रांसफर करने की डेट क्या है? डिफरेंट। पैसा कब मिल गया? एग्रीमेंट की डेट पर। इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड is different from the date of transfer but the whole or part of consideration has not been received by the bank of before the date of agreement है यहाँ पर भी, ठीक है। अगर ये पूरा पैसा, देखिए ध्यान से, पूरा या पार्ट, बार बार बोल रही हूँ, पैसा कब मिल रहा है? एग्रीमेंट की डेट पे। अगर एग्रीमेंट की डेट पे मिल रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट की उठानी है? एग्रीमेंट की डेट की उठानी है, ठीक है। अगर आपको इसमें से पार्ट पेमेंट या पूरा पेमेंट एग्रीमेंट की डेट को नहीं मिल रहा है, सारा ही पैसा ट्रांसफर वाली डेट को मिल रहा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पिक करनी है आपको ट्रांसफर वाली डेट की। अगर ये कम है किससे? एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे ही फुल कंसिडरेशन मानना पड़ेगा। आगे क्या बात समझ में? चलिए, आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे चलते। अब आते हैं हम ध्यान से। अब ये तो हो गया एक शर्त कि आपका, एक शर्त क्या हो गई कि आपका सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, इसलिए आपको इसे लेना है, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि असेसी को लगता है कि भाई साहब ये चीज़ें गलत है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और वो जाता है एसेसिंग ऑफिसर के पास में हाथ जोड़ के कि साहब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अब मैं क्या करूँ, आपकी वैल्यू हाई आ रही है तो भाई मेरे को तो इतना ही पैसा मिला है तो मैं ज़्यादा टैक्स कैसे दूँ भाई, इतना डिफरेंस का टैक्स कैसे दूँ। तो असेसिंग ऑफिसर को लगे अगर ऐसा कि साहब वैल्यूएशन करानी चाहिए, और वो वैल्यूएशन कराता है वैल्यूएशन ऑफिसर से, ऑन द एसएससी क्लेम दैट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। हमने पढ़ा था लैंड और बिल्डिंग के केस में जो 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकती है, राइट। मैं लिंक करवा रही हूँ केवल प्रोविजन, ये भी हमने पढ़ा था। और अभी यहाँ पे भी अगेन ये क्या कह रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू को एक्सीड कर रही है, ऐसा एसएससी क्लेम कर रहा है,
तो उस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर उसे वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में भेज सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली, अगर वो वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा आती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही आपको कंसीडर करना है। अगर वो कम आती है तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाली है वो ही आपकी फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, चल तीसरी बात क्या है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हैज़ बीन अडॉप्टेड एज फुल सेल कंसिडरेशन एंड सब्सिक्वेंटली द वैल्यू इज रिवाइज्ड इन एन अपील और रिवीजन, तो उस सिचुएशन में जो वैल्यू अपील और रिवीजन में रिवाइज हुई है उसे फिर सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। ध्यान से अब देखिए, मेन मुद्दा खतरे का निशान तो यहाँ पर है। However, where the stamp duty value does not exceed 110% of sale consideration received or occurring as a result of transfer, the consideration so received or occurring shall be deemed to be the value of consideration. जब हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था ना साहब, जब हमने पीजीबीपी पढ़ा था ना, तब भी हमने इस सेक्शन को बार बार पढ़ा है। और ये 50C तो ऐसा सेक्शन है कि आपको रट जाना चाहिए। ध्यान से क्या ही बात समझनी है, इतनी सी बात समझनी है। सबसे पहले चेक करो सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो मुझे 50C लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे ही सेल कंसिडरेशन मानना है और ओके कर देना है। अगर मेरा सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो मुझे देखना है कि इन दोनोल का जो डिफरेंस है वो इसके 10% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, यानी कि इसका 110%, इसका 110% जो है वेयर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड, इसका जो 110% है, सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसका जो 110% है वो इससे ज़्यादा है कि नहीं है। अगर इसका 110% इससे ज़्यादा निकलता है तो मुझे सेल कंसिडरेशन को ही सेल कंसिडरेशन मानना है। अगर 110% करने के बाद भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा निकलती है तो फिर इसे मुझे सेल कंसिडरेशन मानना पड़ेगा। मान लेती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ, सेल कंसिडरेशन है 10 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो है 12 लाख। ओके, अब यहाँ पर सेल कंसिडरेशन मेरा कम है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, 50C के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, 50C के पास में मैं चली गई। अब मुझे देखना पड़ेगा मेरे सेल कंसिडरेशन का 110% कितना होता है, 11 लाख, राइट। अब ये भी मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है। कितनी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरी, 12 लाख। तो इस सिचुएशन में मुझे सेल कंसिडरेशन मानना पड़ेगा इसे, और कैपिटल गेन इसी के अकॉर्डिंग निकालूंगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती मेरी 10.5, तो अगेन 50C तो एप्लीकेबल होता, लेकिन 110% 11 लाख होता। ठीक है, तो इस वजह से मैं जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 10 लाख वो ही लेती और उसी के ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट करती। आगे बात समझ में, 10.5 नहीं लूँगी, फिर मैं 110% नहीं लूँगी, जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वो ही लूँगी, डीम्ड वाला नहीं लूँगी मैं। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। और दूसरी बात क्या है, 50C के अंदर ही ये दिया हुआ है कि अगर आपकी डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफ़र अलग अलग है, तो अगर आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कुछ पैसा या पूरा पैसा मिल जाता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है एग्रीमेंट की डेट की। अगर आपको कुछ भी पैसा एग्रीमेंट की डेट पे नहीं मिलता है, सारा पैसा ट्रांसफ़र पे मिलता है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है ट्रांसफ़र की। अगर एसएससी को लगता है कि साहब फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा निकल रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्रॉस कर रही है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू डिसाइड करेगा, अगर वो वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को क्रॉस करती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेनी है। अगर वो वैल्यू आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम निकलती है तो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली है वो वाली वैल्यू लेनी है। आया सेक्शन 50C समझ में। अब बात करते हैं CA की, जो कि है अनकोटेड शेयर्स के लिए। अनकोटेड शेयर के केस में क्या है, अगर जो कंसिडरेशन मिला है वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है शेयर्स की। ठीक है, 50D अदर कैपिटल एसेट के बारे में बात करता है। अगर आपको जो कंसिडरेशन मिला है
वो कंसिडरेशन बाय एन एसएससी इज नॉट असर्टेनेबल और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो भी आपको कंसिडरेशन मिला है, मान लीजिए उसका आप पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है ट्रांसफर के दिन पे किसकी, जो एसेट ट्रांसफर की गई है उस एसेट की, उसे आपको क्या मान लेना है, सेल कंसिडरेशन मान लेना है। 50C, CA और 50D छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट की। सेक्शन 49 सबसेक्शन 9 इससे डील करता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जिस दिन कन्वर्जन हुआ है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से माना जाएगा, डेट ऑफ कन्वर्जन से, ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं एडवांस मनी, सेक्शन 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। वैसे तो मैंने जितने भी यहाँ पे आपको सेक्शंस लिख के दिए हैं ना साहब, सारे ही मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 51 बात करता है एडवांस मनी की। क्या बात करता है, अब देखिए ज़रा, आपने कोई भी एक एग्रीमेंट करा किसी एसेट को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये सब लॉ के ऊपर बाद में जाऊंगी, पहले आपको समझाती हूँ। कोई एक एग्रीमेंट करा किसी भी एसेट को ट्रांसफ़र करने के लिए, मान लेते हैं एक लैंड को ट्रांसफ़र करने के लिए एग्रीमेंट किया। मैंने कहा कि साहब 1 करोड़ में मैं ये लैंड बेचूंगी आपको। आपने कहा लो जी साहब 10 लाख रुपए आज ही ले लो, बाकी 90 लाख रुपए आपको 4 दिन बाद दे दूंगा और तब मैं ये एसेट का टाइटल मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर देना। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर 4 दिन में आप 90 लाख रुपए मुझे नहीं दे पाए तो ये 10 लाख रुपए मैं हजम कर जाऊंगी, मैं आपको लौटाऊंगी नहीं। साहब आप थे ओवर कॉन्फिडेंट, बोला अरे आप 4 दिन में 90 लाख ही ले लेना और एसेट मेरी ही होगी, आपको ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी। मैं बोला ठीक है साहब। 4 दिन बाद इफ एंड बट हुआ, 90 लाख का आपके पास अरेंजमेंट नहीं हो पाया और हमारी ये डील क्या हो गई, कैंसिल। और मेरी शर्त क्या थी, ये 10 लाख रुपए मैं क्या कर जाऊंगी, खत्म, ये 10 लाख रुपए मैं नहीं लौटाऊंगी। ये जो एडवांस मनी है इसे मैं क्या कर जाऊंगी, फॉरफिट कर जाऊंगी। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये जो फॉरफिटेड एडवांस मनी है ये मेरी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। लेकिन कब, जब ये फॉरफिटेड मनी 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद रिसीव की गई है। तो अगर उससे पहले रिसीव की गई है, अगर उससे पहले रिसीव की गई है तो ये मेरे कैपिटल गेन में जो मेरी इस लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसमें से लेस की जाएगी। आई क्या बात समझ में? मान लो 1 करोड़ में मैं इसे बेच रही थी, मैंने इसे जब खरीदा तो 50 लाख में खरीदा था, तो ये 10 लाख रुपए मैं लेस करूंगी और 40 लाख रुपीस ही मैं क्या करूंगी, अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानूंगी जब किसी दूसरे बंदे को बेचूंगी इस लैंड को। आगे क्या बात समझ में? देखिए जरा, लॉ भी आपसे यही कहेगा, इफ एडवांस मनी वॉज रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड बिफोर 1 अप्रैल 2014 then advance forfeited to be deducted while determining cost of acquisition for computing capital gain। ठीक है, taxability is postponed to the year of actual transfer of capital asset। जिस दिन actual transfer होगा वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की नीड तो तभी होगी जब मैं इसको एक्चुअली ट्रांसफर करूंगी। लेकिन अगर 1/4/2014 के बाद मैंने ऐसा अमाउंट फॉरफिट किया है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल उसी ईयर में हो जाएगा जिस ईयर में मैंने उस एडवांस को फॉरफिट किया है। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत अच्छा सा पॉइंट था, समझ में आ ही गया होगा। इसके नीचे इसके एक्सप्लेनेशन के रूप में मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप खुद से पढ़िएगा, जो ऊपर समझाया है वही लिखा हुआ है। अब आते हैं साहब सेक्शन नंबर 46A, बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में बात करें, टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर्स। कंपनी के हैंड्स में क्या है, सब्जेक्ट टू एडिशनल इनकम टैक्स 23.296% 115 QA। ठीक है, नॉट टैक्सेबल टू कंपनी अगर बायबैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो, और डोमेस्टिक कंपनी है तो एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। शेयर होल्डर और होल्डर के केस में जो है बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एग्जाम्प्ट अंडर 1034A और अदर देन डोमेस्टिक कंपनी जो है वो आपका टैक्सेबल है एज अ कैपिटल गेन। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 55A, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर बाय AO फॉर एसेट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की बात तो हमने 50C में कर ली, राइट। अब उसके अलावा बात करते हैं रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर।
मार्केट वैल्यू इज एस्टिमेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यू बट एओ डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू का वेरिएशन अगर 15% से है, टेकिंग वैल्यू क्लेम्ड एज बेस, और वेरिएशन 15% से, परसेंटेज में 15% से और अमाउंट में देखें तो 25,000 से ज़्यादा है, तो रेफरेंस किया जा सकता है किसे, वैल्यूएशन ऑफिसर को नई वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब एक स्लम सेल आपका छोटा सा मगर इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। स्लम सेल होता क्या है, आपने क्या किया साहब, आपने अपनी पूरी की पूरी एक यूनिट को ही बेच दिया। अब उस यूनिट में कितनी भी एसेट है उससे हमें मतलब नहीं, उनकी WDV से हमें मतलब नहीं है। आपने क्या किया, पूरी की पूरी अंडरटेकिंग, पूरी की पूरी यूनिट को ही बेच दिया फॉर अ लमसम कंसिडरेशन, विदाउट आपने पर्टिकुलर एसेट की वैल्यूएशन किए बिना, पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटी भी इसमें इंक्लूडेड है, वैल्यूएशन किए बिना पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को एक लमसम कंसिडरेशन के बदले बेच दिया। अब आपको जो LTCA और STCA के बारे में देखना है वो आप कैसे देखेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी अंडरटेकिंग है वो 36 मंथ से ज़्यादा आपने होल्ड करी थी, पूरी अंडरटेकिंग के बारे में ही देखना पड़ेगा। अगर करी है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट बनेगी, और अगर नहीं करी है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनेगी, राइट। अगर करी है, मान लेते हैं 36 मंथ से करी है, तो वो LTCG बन गई और टैक्सेबल कितना होगा, 20% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपने नहीं होल्ड करी है तो STCG होगा और नॉर्मल रेट जो स्लैब रेट चलती है उससे टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, इधर आपको बेनिफिट मिलेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर माइनस डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, नेटवर्थ निकलेगी। ये यहाँ पर आपको इसकी कैलकुलेशन गिवन है, आप इसे पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, आपको ऑडिट करवाने की भी नीड इसमें रहेगी। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एग्जैम्पशंस अंडर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपको दो तरीके की एग्जैम्पशंस दी गई है। मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही हेडिंग में लिखा हुआ है कि सासू माँ को इनके एग्जैम्पशन से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल गेन में जो भी डिडक्शंस, जो भी एग्जैम्पशंस हैं वो अंडर ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम दोनों में अलाउड है। ऐसा कोई भी डिडक्शन नहीं है जो न्यू रिजाइम में अलाउड नहीं है। होल चैप्टर के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए अभी तक हमने सासू माँ का जिक्र ही नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे सासू माँ को सब कुछ पसंद है, सासू माँ की फेवरेट बहू है। चलो एग्जाम्पशन की बात करूँ तो दो एग्जाम्पशन है कैपिटल गेन में। एक है अंडर सेक्शन 10, उसमें 3 एग्जाम्पशंस दी हुई है जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं बट और करेंगे। और एक है आपकी पर्टिकुलर चैप्टर की एग्जाम्पशन 54, 54B, D, EC, EE, F, सॉरी EC, और F, जिसे मैं लेटर ऑन नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले चैप्टर सेक्शन 10 के 3 डिडक्शंस हैं, देखिए ज़रा। 1033 आपसे कहता है कि अगर आप ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ यूनिट ऑफ यूनिट स्कीम 1964 ऑफ UTI एग्जैक्ट, कैपिटल गेन अराइज हुआ एग्जैक्ट। 1043 the amount received by the senior citizen as a loan either in lump sum or in installment in a transaction of reverse mortgage would be exempt from income tax, ठीक है। उसके बाद 1037 individual HOF owns urban agriculture land used for agriculture purpose, urban agriculture land है उसके पास जिसे उसने agriculture purpose के लिए यूज किया है। कब से? ट्रांसफर करने से ठीक पहले से 2 साल कम से कम उसने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए काम में लिया हो, फिर उस लैंड को कंपल्सरली एक्वायर कर लिया जाता है अंडर एनी लॉ। तो जो भी आपको कंसिडरेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI से, उससे जो भी आपको कैपिटल गेन होगा वो अंडर सेक्शन 1037 इट विल बी एग्जैक्ट। ओके, यूनिट ऑफ UTI, सीनियर सिटीजन का रिवर्स मॉर्गेज और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन एग्जैम्प्ट है अंडर सेक्शन 10। ओके, याद रहेगा। चलिए अब हम कर लेते हैं बहुत बढ़िया सा डिस्कशन हमारा सेक्शंस वाइज हमारी एग्जाम्पशन। जब मैंने आपको रेगुलर क्लास में कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि साहब मैं आपको एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ये प्रोवाइड करवाऊंगी जहाँ पर हम कंपैरिजन कर पाएंगे पूरे
वेरियस सेक्शंस का कि किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, क्या शर्तें हैं, ये आपकी कंप्लीट समरी है जो हम वहाँ पर ऐसे अलग अलग हम पढ़ रहे थे, उनको मैंने यहाँ पर एक तरह से समराइज किया है। फटाफट से रिवीजन होएगा जल्दी से। चलिए, एलिजिबल एसएससी सेक्शन 54 इंडिविजुअल एचयूएफ को इसके बारे में मिलेगी। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ, केवल इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए कौन है। 54, 54B, 54F एंड 54GB, ये 4 ऐसे सेक्शन हैं जो केवल इंडिविजुअल एचयूएफ को ही एग्जाम्पशन देते हैं, राइट। बाकी के 54D और EC और EE, ये 3 ऐसे सेक्शन हैं जिन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है, सारे एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल है। 54G और GA सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, ये हो गए एलिजिबल एसएससी। ट्रांसफर देखिए जरा ध्यान से समझिए, सेक्शन नंबर 54 में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं एक बार सेक्शन वाइज ही पढ़ाती हूँ। सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए साहब? जो आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो हाउस प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिससे होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो। जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उससे होने वाला कैपिटल गेन आपने क्या किया हो, या तो वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, चेक डिटेल्स ऑन नेक्स्ट पेज, ये भी बताऊंगी मैं आपको। कैपिटल गेन जो है आप एक सेकेंड, हाँ, जब आपको ये कैपिटल गेन हुआ है तब आपके पास में एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है और आपने क्या किया हो, इस कैपिटल गेन का आपने परचेज की हो विद इन 1 ईयर बिफोर और विद इन 2 ईयर आफ्टर आपने नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी हो, और आप 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, जो आपने एसेट परचेज करी है या कंस्ट्रक्ट करवाई है उसके लिए लॉक इन पीरियड जो होना चाहिए आपका वो होगा 3 ईयर्स। उसके एक्विजिशन और कंप्लीशन से 3 ईयर्स के अंदर अंदर आप उस नई एसेट को बेच नहीं सकते हैं। एग्जाम्पशन का अमाउंट कितना होगा साहब? रेजिडेंशियल हाउस जितने का परचेज किया और कैपिटल गेन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 54B की बात करते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ पे एप्लीकेबल है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। लैंड जो है देखिए जरा, यहाँ पर भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है, सेक्शन 1037 में भी उसी की बात हो रही थी, वहाँ कंपल्सरी एक्विजिशन था। यहाँ देखते हैं क्या है। लैंड हैज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय एसएससी और हिज पेरेंट्स और एचयूएफ 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। वहाँ पे भी हमने यही बात की थी। लैंड फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, आपको क्या परचेज कर लेना है? परचेज विद इन पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या परचेज करना है? लैंड फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही लैंड खरीद रहे हैं। कब तक खरीद सकते हैं? बेचने से 2 साल के अंदर अंदर खरीद सकते हैं। कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड की कॉस्ट है, और जो कैपिटल गेन है विच एवर इज लोअर, 3 साल तक आप उस खरीदी हुई लैंड को बेच नहीं सकते। 1037 में क्या था? कंपल्सरी एक्विजिशन था। यहाँ कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं है, यहाँ आप खुद की इच्छा से बेच रहे हैं। ठीक है। 54D लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ओके, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की है और कम से कम 2 साल तक बेचने से, ट्रांसफर करने से पहले कम से कम 2 साल तक उसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया हो और फिर वो कंपल्सरली एक्वायर की गई हो। ठीक है, तो आपको दूसरी इंडस्ट्रियल ही लैंड और बिल्डिंग खरीदनी है। कितने टाइम में खरीदनी है? 3 साल के अंदर अंदर खरीदनी है। जो आपने नई खरीदी है और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर की आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। अब तक इन तीनों के अंदर सेम एग्जाम्पशन थी, सेम लॉक इन पीरियड था। लॉक इन पीरियड इनफैक्ट सब में सेम है, सिर्फ इन 2 को छोड़कर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 54EC लॉन्ग टर्म कैप लैंड और बिल्डिंग बोथ। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, यहाँ शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है।
कंडीशन कोई अदर नहीं है, आपको कैपिटल गेन जो हुआ है उसे इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स ऑफ NHAI और RECL इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 ऑन और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। परचेज करना है 6 मंथ्स के अंदर अंदर ट्रांसफर की डेट से, ठीक है। और एग्जाम्पशन का अमाउंट क्या होगा साहब, आपका जो कैपिटल गेन है और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उनमें से जो भी लोअर होगा। मैक्सिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अराइजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज 50 लाख। इस लिमिट को आपको ध्यान में रखना है जो इन दोनों सेक्शन के ऊपर ही एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए 54EE, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यहाँ केवल लैंड एंड बिल्डिंग थी, यहाँ कोई भी हो सकती है, ठीक है। खरीदना क्या है, यूनिट इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2019 ऑफ स्पेसिफाइड फंड नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर खरीदना है, 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लॉक इन पीरियड इस सिचुएशन में लॉक इन पीरियड है 3 ईयर्स का, पिछले वाले में था 5 ईयर्स का, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर 54F, कोई भी LTCA हो सकता है लेकिन रेजिडेंशियल हाउस नहीं होगा। रेजिडेंशियल हाउस किधर कवर है, 54 में, 54F में रेजिडेंशियल हाउस नहीं होगा। SSC को क्या करना है ट्रांसफर के टाइम उसके पास एक ही रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आने वाले 2 साल में उसने कोई परचेज ना करना है और 3 साल के अंदर उसे कोई दूसरा बनाना नहीं है, ठीक है। तो वो इन्वेस्ट कर सकता है एक और रेजिडेंशियल हाउस में इंडिया के अंदर। टाइम लिमिट क्या है, 1 साल पिछला, 2 साल आगे परचेज के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल, बेचना नहीं है 3 साल तक, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर 54G, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। 54G एंड GA साथ साथ पढ़ेंगे, दोनों ही इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के ऊपर एप्लीकेबल है, दोनों ही लॉन्ग लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एप्लीकेबल है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती हैं। लेकिन फर्क क्या है कि 54G के अंदर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्बन एरिया टू नॉन अर्बन एरिया है और GA के अंदर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्बन एरिया टू SEZ है। बाकी सारी सिचुएशन सेम है। लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी प्लस शिफ्टिंग चार्जेस में आप कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल और 3 साल के अंदर अंदर, 1 साल पहले और 3 साल बाद में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लॉक इन पीरियड जो है वो 3 ईयर्स का है दोनों ही सेक्शन में। केवल फर्क कहाँ आता है आपका, SEZ और वहाँ पे आएगा आपका फर्क SEZ में आएगा और अर्बन एरिया टू नॉन अर्बन एरिया, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल है सेक्शन 54GB, इंडिविजुअल HF पे एप्लीकेबल है। लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाउस हो चाहे प्लॉट हो। एलिजिबल स्टार्टअप में आप उसे फॉर एलिजिबल स्टार्टअप, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर्ड अप टू 31/3/2022 और उसे इन्वेस्ट आपको कहाँ करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है कंपनी के इक्विटी शेयर्स में। और न्यू एसेट शुड बी परचेज्ड बाय ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आ जाएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली आपको एग्जैम्पशन मिलेगी, जितना अमाउंट आपने कैपिटल गेन का है उसे मल्टीप्लाई करेंगे जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और डिवाइड करेंगे नेट सेल कंसिडरेशन से, ठीक है। तो जो अमाउंट निकल के आएगा उसकी एग्जैम्पशन मिलेगी। 5 साल का लॉक इन पीरियड है आपका। इस तरीके से आपके कैपिटल गेन की एग्जैम्पशंस कंप्लीट होती है। एग्जैम्पशंस 2 तरीके की है, सेक्शन 10 की और चैप्टर की एग्जैम्पशन, ठीक है। 10 में 3 एग्जैम्पशन है और चैप्टर के एग्जैम्पशन में आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जैम्पशन है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट सेक्शन नंबर 54 को। क्या कहता है साहब, ध्यान से पढ़िए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल गेन जो आपको कैपिटल एसेट बेचने से हुआ है वो अगर 2 CR तक है, कैन टेक डिडक्शन ऑन परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ अप टू 2 हाउसेस। एक पहले से है, एक नया ले रहे हो, बट दिस इज 1 इन लाइफ टाइम ऑप्शन, ठीक है।
पूरी ज़िंदगी में एक ही बार इस आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो कि आप 2 हाउसेस ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका कैपिटल गेन 2 CR तक है तो 2 हाउसेस ले सकते हो आप, ठीक है, जहाँ जहाँ हाउसेस लेने की बात हुई है। कैपिटल गेन अगर आपका 2 CR को क्रॉस करता है, ठीक है, डिडक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ ओनली 1 हाउस ही आपका अलाउड है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने हाउस की बात करी है, आई क्या बात समझ में नहीं है? अगर आपका कैपिटल गेन 2 CR का ही है तो आप जो अमाउंट इन्वेस्टेड इन हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो किन्हीं 2 हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन पूरी ज़िंदगी में एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कैपिटल गेन 2 CR से ज़्यादा है तो आपको ऐसे समझना है कि ये प्रोविजन ये एग्जिस्ट नहीं करता, आप सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी की एग्जामिशन देंगे। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं साहब सेक्शन 54 और 54F के लिए ये एप्लीकेबल है सिर्फ। देखिए ज़रा, ये सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F इसके लिए ये एप्लीकेबल है, जो ये कह रहा है कि अगर आप जो नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्रॉस करती है 10 CR को, तो जितना अमाउंट 10 CR को क्रॉस कर रहा है वो अमाउंट एग्जाम्पशन के लिए आपको काम में नहीं लेना है। इट मीन्स जो कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन आपको मिल सकती है वो 10 CR से ज़्यादा नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 54 एंड 54F। ओके, चलिए ओके, तो आगे चलते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, वही चीज़ जो ऊपर है उसको यहाँ पर एक समराइज फॉर्मेट में आपको दिया गया है। अब देखिए आपके 2 छोटे छोटे सेक्शंस और बच रहे हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं और हमारे वादे को पूरा करते हैं। कैपिटल गेन चैप्टर को हम फिनिश करते हैं अंडर 1 आवर, 1.5 हो गया होगा। चलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112, मैंने आपको बोला था रुको ज़रा, चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगी 112A एंड 112। अभी बात करते हैं 112। अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, नॉर्मल एसेट है, 20% से उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना है, ये आपकी टैक्स रेट ही बताता है। अगर NR है, फॉरेन कंपनी है, एसेट अदर देन अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी है, 20% से टैक्स देना है। अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी है तो 10% से टैक्स देना है, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और फॉरेन फ्लक्चुएशन का भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर STT आपने पे किया है, ध्यान से समझिए, STT पे का एग्जाम्पशन नहीं मिलती है हमें ऊपर कैलकुलेशन में, लेकिन अगर आपने STT पे किया है शेयर्स के लिए और यूनिट्स के लिए तो the LTCG is taxable at the rate of 10%. If such LTCG is more than 1 lakh rupees, 1 लाख से ज़्यादा है तो 10% से टैक्सेबल हो जाएगा। STT अलाउड नहीं है एज अ डिडक्शन, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A विल बी अलाउड इन लोअर रेट। अगर आप लोअर रेट से LTCG चार्ज कर रहे हो तो चैप्टर 6A के डिडक्शंस उसमें से आप नहीं ले सकते हैं। 112A ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। रिप्लेस सेक्शन 1038 फ्रॉम 1st April 2018 टिल 31st March 2018 एप्लीकेबल, अप्लाइज टू इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू शेयर्स, यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। STT पेड है अगर वो, तो आप 10% की रेट से, कंसेशनल रेट से उसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा, एडजस्टमेंट ऑफ LTCG अंडर सेक्शन 112, 112A, STCG 111A अगेंस्ट द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ओनली ए रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF कैन एडजस्ट द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कौन सी? 2.5 लाख की। आपका जो भी LTCG है उसमें से आप 2.5 लाख की एग्जाम्पशन ले सकते हो। मान लो आपका 5 लाख रुपए का आपका LTCG हो रहा है तो आपको 2.5 लाख के ऊपर ही टैक्स देना है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को आप उसमें से लेस कर सकते हो। अगर और किसी हेड में आपके पास इनकम नहीं है तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी सिचुएशन है, ठीक है। अगर आपका अमाउंट 1 लाख को क्रॉस करता है, LTCG आपका अप टू 1 लाख एग्जेम्प्ट है सेक्शन 112A के अंदर, ठीक है। Thus a non-resident individual HUF कैन नॉट एडजस्ट देयर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगेंस्ट सच कैपिटल गेन, ठीक है। चले आगे, चलिए जी, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ में।